हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन को कवर अप कर रहे हैं। ये पूर्वावलोकन आपका यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक, जितने भी एग्ज़ाम हुए प्री मेंस रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड जो भी पेपर हुए हैं, उसके सभी प्रश्नों का संकलन है। इसमें 15,000 प्रश्नों का संकलन है। अब तक ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं। इस समय हम लोग इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं और इस पॉलिटी सीरीज़ में आपके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, जाके आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। हमारा यूपीपीसीएस और आरओ जो कि वर्तमान में टल चुका है, अक्टूबर नवंबर में होने की पूरी संभावना है। हो सकता है आपको 1-2 दिन में आपको मिल जाए आपका कैलेंडर भी, ठीक है। तो आपको इसमें क्लियरिटी आ जाएगी, पूरी तरह संभावना जो है उसमें आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होने वाली, कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के दृष्टिगत इसको हम लोग 2-3 महीनों में पूरी कंप्लीट बुक को कवर अप करने का प्लान किया हुआ है। उसी के तहत हम लोग इसको डेली वीडियो इसमें रिलीज़ हो रहा है। अब तक 2 वीडियो आ चुके हैं पॉलिटी के, आज ये 3rd वीडियो है। एक और वीडियो शुरू करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी संभवतः शुरू होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी शाम को अपलोड किया जाएगा और सुबह में पॉलिटी का चलेगा, जिससे कि 2 साइमल्टेनियसली 2 वीडियो चलेंगे, 2 सब्जेक्ट चलेंगे। इससे आपको ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होगा, 2 अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे तो थोड़ा एंटरटेनिंग भी रहेगा। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं टॉपिक पॉलिटी में, संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो चुका है। इसमें 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे, उसको हम लोग कवर कर लेंगे और संविधान सभा की प्रमुख समितियों को देखेंगे। इसके अलावा संविधान के क्या क्या स्रोत हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत का संविधान, ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनको देखना है क्या है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूरी करता है। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उसको देखना किस तरीके से, समझना किस तरीके से है। पहले दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे, क्या ये सही है स्टेटमेंट। उसके बाद देखेंगे क्या एक दूसरे पे रिलाई करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लैंग्वेज को हम लोग देखें किस तरीके से। मैं एक तरीका भी बताऊं कैसे आप चेक कर सकते हैं कि एक दूसरे पे रिलाई करते हैं या सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं। पहले, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही बात है, ये देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संविधान। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत का मतलब कि अडॉप्टेड, या बहुत सारी चीज़ें जो अन्य जगहों से ली हुई हैं, तो गृहीत संविधान कहा जाता है। ये भी एक सही बात है, यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गए। अब हम लोग उसको चेक करेंगे कि कैसे ये आपस में रिलाई करते हैं या नहीं करते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे ईजी तरीका, हमेशा हर क्वेश्चन में आप देखिए यूज करके, यहाँ पे लगाइएगा चूंकि और यहाँ लगाइएगा इसलिए। इसमें मैक्सिमम आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है जो क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व नहीं होंगे। चूंकि इसको, यानी कि संविधान को गृहीत संविधान कहा जाता है, इसलिए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। क्या आपस में स्टेटमेंट मैच कर रहा है, आपस में सपोर्ट दे रहा है? बिल्कुल नहीं, सपोर्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका आंसर होगा बी। डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करने पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन की संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसे विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए, इसलिए गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन दोनों सही है, परंतु कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है। इसमें ऑप्शन आपके हैं सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि अब इसका पूरा काम हो चुका है, चूँकि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कांग्रेस का गठन किया गया था, तो इसने इस उद्देश्य की पूर्ति कर दी है, इसलिए राजनीतिक दल के रूप में इसको अब भंग कर देना उचित होगा। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को
कम करके आंका है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। मॉरिस जोन्स ने, हाइग्रेट यूनियर ने, अलेक्जेंड्रोविच ने, या फिर आइवर जेनिंग्स ने? तो इसका आंसर होगा आइवर जेनिंग्स ने ये स्टेटमेंट कहा था। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसमें देखिए ये भी काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ऑस्टिन ने, CR एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने। इसमें आंसर होगा आपका ऑस्टिन ने। ये ऑस्टिन ने कहा था। उनका पूरा नाम था ग्रीनविले ऑस्टिन। ये एक हिस्टोरियन थे और पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हैं ये। और इनकी जो बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इस स्टेटमेंट को कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थीं? तो टोटल 15 महिला सदस्य थीं भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान सभा में। अब देखिए प्रमुख समितियों को देख लेते हैं। प्रमुख समितियों को देखने से पहले एक हम लोग क्या करेंगे, पूरा समितियों को मैं एक लाइन से लिख दूंगा, थोड़ा सा उससे इसमें दिया भी वैसे होगा, लेकिन मैं अपना लिखूंगा जिससे कि आपको ये जो मैंने इसको ढंग से बना रखा है अपने तरीके से, तो मैं एक एक व्यक्ति वाइज उसको लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू को। इससे प्रश्न चूंकि बार बार आता है इसलिए मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूं, जिससे आपको याद करने में भी इजी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या था? तो संघ शक्ति समिति थी, दूसरा संघीय संविधान समिति, तीसरा राज्यों के लिए समिति, फिर सरदार पटेल, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंध में एक समिति, परामर्श समिति। इसके लिए 2 उप समितियां भी थीं, जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए 2 उप समितियां भी थीं। क्या क्या 2 उप समिति थी? 2 उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक के लिए उप समिति। इसके अब अध्यक्ष कौन थे? जो मौलिक अधिकार के उप समिति थी, और ये उप समिति, ध्यान रखिए समिति नहीं है। समिति के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लेकिन उप समिति जो 2 थी उसके कौन कौन अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी,
मौलिक अधिकार के और एच.सी. मुखर्जी। ये इसके उप समिति के अध्यक्ष थे। मैं ये लाइन से उस बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको अलग से लिख रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये चीज़ें आप कंफ्यूज ना हो। वहाँ पे लाइन से सब कुछ लिखा रहेगा, आपको याद नहीं होगा। अब ये समझ में आपको आ जाएगा स्ट्रक्चर कि प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों के और अल्पसंख्यकों के परामर्श की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परामर्श समिति जो अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकारों के लिए समिति थी, परामर्श समिति, उसके 2 उप समितियाँ थीं, जिसमें मौलिक अधिकार की उप समिति अध्यक्ष जेपी कृपलानी और अल्पसंख्यक के लिए उप समिति उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अब आते हैं अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके पास क्या क्या थी, कौन कौन सी समितियां थी, किसके अध्यक्ष थे ये? तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति एक थी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, और दूसरा प्रक्रिया नियम समिति। और थर्ड संचालन समिति। ये जो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे तो आपको बहुत आगे काम आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से आपको स्ट्रक्चरल नहीं मिलेगा, आपको बस लाइन से लिखा हुआ मिलेगा जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगा। तो 2 लोग हो गए, ये तीसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग चौथे व्यक्ति को देखते हैं जो महत्वपूर्ण थे, डॉक्टर अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप समिति में कैसा स्ट्रक्चर क्या था? तो एक अध्यक्ष जो कि अंबेडकर जी थे, और साथ में 6 सदस्य, यानी टोटल 7 अगर अध्यक्ष को जोड़ लिया जाए। अब ये 6 कौन कौन थे? बहुत एग्जाम में पूछता है, कई बार ये क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में इसका प्रश्न आता है। ये 6 का नाम आपको पता होना चाहिए। मैं 6 को यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखता हूँ जिससे कि जगह बना रहे। एन गोपालस्वामी अयंगार, अद्दाली कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एम. माधव राव, और छठे टी. कृष्णमाचारी। ये आपके 6 सदस्य थे प्रारूप समिति के, और अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। एक लास्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये 5वें नंबर पे आएंगे, जीवी मावलंकर।
ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। मैं ऐसा करूँगा, इस लिस्ट को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको इजी रहेगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं वापस, और इसको साइड में देखते रहेंगे अगर प्रश्न आता है इससे रिलेटेड। तो प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हम लोगों ने देखा प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए अब इसी में सारे लाइन से दिए हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिस्ट आपको सेपरेट पर्सन वाइज कर दिया है। भारतीय संविधान, वही सेम क्वेश्चन को वन लाइनर पे है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ठीक है, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर की को छोड़ के अन्य कितने सदस्य थे? तो आपके हो जाएंगे 6, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था। अध्यक्ष 1 और 6 सदस्य, तो हो जाएंगे टोटल 6 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्यों की लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये वन लाइनर में कर दिया है तो इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो समिति के सदस्य 6 थे, ये हमारे एन गोपाला स्वामी अयंकर, अद्दाली कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एम. माधवराव और टी. कृष्णमाचारी। जो टी. कृष्णमाचारी थे, इससे पहले डी.पी. खेतान थे। इनकी मृत्यु 1948 को हो गई, उसके बाद टी. कृष्णमाचारी को रखा गया था, समिति का में शामिल किया गया था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति यानी कि प्रारूप समिति को ही बोला जा रहा है। तो सदस्य कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू इसमें तो नहीं थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। सोचिए, इसका आंसर होगा आपका डी, 29 अगस्त 1947 की। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी हम लोगों ने देखा कि झंडा समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं है, अब संविधान के स्रोत टॉपिक शुरू हो रहा है, यानी कि इस लिस्ट को बंद कर देना चाहिए। अब अगले सब्जेक्ट टॉपिक पे देखते हैं। संविधान के स्रोत टॉपिक में पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल का विचार कहाँ से लिया गया था? इटली से, कनाडा से, फ्रांस से या फिर यूएसए से? तो इसका आंसर होगा यूएसए। यूएसए में ही प्रस्तावना है आपके प्रियम्बल में, उसी से इसको प्रेरित होकर इससे लिया गया था। और इसकी जो भाषा थी, जो लैंग्वेज था, जो प्रस्तावना का भारत का, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या कि धर्म? तो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च क्या है देश के लिए? संविधान, जिसके अनुसार हमें
देश को चलाना है, जिस डायरेक्शन में लेके भाग जाना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? देश का संविधान। इसका आंसर देख लेते हैं, डिटेल भी एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्यों का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत रूस से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर होगा यूएसए से। यूएसए से ये भी लिया गया है। यूएसए से बहुत सारी चीज़ ली गई है। मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका आपका 1935 के एक्ट से लिया गया। न्यायपालिका आपका 1935 के एक्ट से है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये आपका यूएसए से है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों को, लेकिन ध्यान रखिए, न्यायपालिका के स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या फिर जुडिशियल रिव्यू ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद ये भी यूएसए से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलती है, या फिर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, ये भी आपका यूएसए से ही अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू आपको किस आर्टिकल से आपको एम्पावर, कहाँ किस आर्टिकल से ये प्राप्त होता है भारत के संविधान के? उस आर्टिकल को आप लोग आंसर करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। अगर आप लोग सिंसियर हैं, थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़रूर इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत में यूएसए से है, वही चीज़। भारत की संघात्मक व्यवस्था, संघवाद किस देश की पद्धति से पर आधारित है? कनाडा से, यूके से, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए से, या फिर आयरलैंड से? देखिए, हम लोग संघीय व्यवस्था हिंदी में तो शब्द यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश आप पढ़ेंगे तो होगा यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन शब्द का यूज करते हैं। यूनियन, संघ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट का यूज़ करते हैं, यूनियन का। और यूनियन चीज़ आया है आपका कनाडा से। ठीक है, फेडरलिज्म का यूज़ नहीं कर, फेडरल सिस्टम का यूज़ हम लोग शब्द में नहीं करते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान ने कनाडा से संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, देखिए वही अगला प्रश्न है, संकल्पना को प्राप्त किया गया था कहाँ से? ये क्या कह रहा है? संघ, राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है भारत। ये कहाँ से लिया गया है? वही कनाडा से। उसको कहते थे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम, जो पहले जब वहाँ ब्रिटिश थे तब का, उसी को कनाडा भी कहते हैं, अब कनाडा के रूप में जाना जाता है। तो वही है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कहाँ से ग्रहण किया था? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से, या फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? ये आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इस सूची के विषय ऐसे शामिल हैं। समवर्ती यानी केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है, दोनों कानून बनाने का अधिकार है। देखिए, संघीय व्यवस्था में, भारत संघीय व्यवस्था में केंद्र को, सेंटर को हमेशा ज़्यादा पावर दी गई है। ठीक है, यूनियन है सबसे पहली बड़ी बात। दूसरे, राज्य सूची तो है ही जिस पे राज्य बना सकता है, लेकिन साथ में एक समवर्ती सूची का भी वर्णन कर दिया गया, जिसमें कि राज्यों के साथ साथ केंद्र ने भी अपने अधिकार को वहाँ पर स्थापित कर लिया है। राज्यों की कुछ सूचियों में भी अपना केंद्र हस्तक्षेप करता है।
इसके अलावा और तीसरा सिस्टम ये है कि जो कहीं वर्णित ही नहीं है, जो इन दोनों सूचियों से परे है, मतलब कि अभी नहीं लिखा है लेकिन भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी सेंटर के खाते में आता है। सेंटर मतलब कि केंद्र सरकार के खाते में आता है। केंद्र उस पे विषय पे, उस टॉपिक पे कानून बना सकती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड, जापान और यूएसएसआर। तो जो आयरलैंड था उसी से लिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की थियरी ली गई थी। इसको एक चीज समझिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में एक चीज समझिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। इन्होंने संस्तुति की व्यक्तिक अधिकारों की 2 श्रेणियां होनी चाहिए। ठीक है, जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनकी 2 श्रेणियां होनी चाहिए। एक होना चाहिए न्यायोचित, जिस पे न्याय किया जा सके, जिस पे कि विधि के थ्रू उस पर कुछ न कुछ अधिकार दिए जाए, मतलब न्यायोचित अधिकार हो गए जो कोर्ट में आप उसको कर सकते हैं, मांग सकते हैं, आपका अधिकार अगर छीना जाता है। दूसरा श्रेणी रखा गया गैर न्यायोचित, ये उन्हीं के सुझाव पे है। इसी के तहत आपका मूल अधिकार आता है, यहाँ पर लिखा नहीं जा पा रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। मूल अधिकार इसी के तहत आता है जो न्यायोचित हैं, और इसको भाग 3 में रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में रखा गया। और जो गैर न्यायोचित हैं उसमें DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और इसको भाग 4 में रखा गया था। यानी कि दोनों ही एक तरह से अधिकार के तौर पे ही हैं, लेकिन एक राज्य के लिए अधिकार वो हैं कि प्रतिकार हैं, और दूसरे राज्य के लिए निर्देश हैं कि आप इस तरह की सोसाइटी को बनाने के लिए आगे काम करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आगे आपके प्रश्नों में आएगा तो समझ में आएगा चीज़ें। आर्टिकल 4 भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक रखा गया है। राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित है। यानी कि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है राज्यसभा में, जो सदस्य नॉमिनेट होते हैं, मनोनीत होते हैं, वो किस संविधान से लिया गया है, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो किस संविधान से लिया गया था इसको? तो आपका आयरिश गणतंत्र यानी कि आयरलैंड से इसको लिया गया था। युग सुमेलित नहीं है, ऐसा कोई चीज़ है नहीं हो तो उसको थोड़ा सा मार्क कर लिया करें, कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपके 1-2 नंबर कम कर देते हैं, 1-2 प्रश्न गलत कर देते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखा करिए। कोई भी विशेष कोई शब्द हो नहीं है या फिर केवल शब्द है, उसको अंडरलाइन कर लेना जरूरी होता है। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? USA से। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी देखा हम लोगों ने, आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये कहाँ से ली गई हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। आपातकालीन उप शक्तियाँ जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, यानी कि सी इसका गलत ऑप्शन है, यानी सी इसमें सही होगा, सम्मिलित नहीं है। ठीक है। कनाडा के संविधान से, जैसे मैंने अभी पहले बता रहा था, शासक केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना तथा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय की आदि का ग्रहण किए गए हैं इससे। जबकि संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक, उद्देश्य का भाषा, वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, वही मिलान करना है। विधि का शासन, इसमें देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। विधि का शासन यानी कि
रूल ऑफ लॉ, और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि रूल बाय लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है, प्री एग्जिस्टिंग लॉ है, उसके आधार पर चलता है, यानी कि इंग्लैंड से ये संबंधित है। और जो रूल बाय लॉ है, बनाए गए हैं कानून, इसके द्वारा होता है, यानी कि जापान से ये संबंधित है। इसको मैं किसी डिटेल वीडियो में समझाऊंगा, इस थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसको मोटा मोटी इस तरह समझ लीजिए। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल एवं विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है? इसमें भी देखिए केंद्र को शक्तियाँ दी जा रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची, अरे विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यानी कि समवर्ती सूची, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये ऑस्ट्रेलिया से था, ऑस्ट्रेलिया से। और इसमें देखिए राज्यपाल को दे रहा है, यानी कि कनाडा से। तो आपका क्या हो गया? ए का आपका हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। 2 3 4 1। कहाँ गए भाई ऑप्शन? आपका डी इसमें सही हो जाएगा। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। इसको देखिए बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं लिख लिख के इंग्लिश में बता रहा हूँ। इसको इसी तरीके से समझा जा सकता है। एग्ज़ाम में भी आप आए तो इंग्लिश को ज़रूर पढ़ लें कि क्या लिखा है। और ये है रूल बाय लॉ, ठीक है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अभी हम लोगों ने बात की थी, कहाँ से लिया गया था? सोचिए ज़रा, बताइए ऑप्शन देख के। नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की, हम लोगों ने बात की क्या कहते हैं, DPSP के बारे में। कर्तव्य हमारे USSR से लिए गए थे, यानी कि पूर्व सोवियत संघ से लिए गए थे। सी इसका आंसर होगा। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया था, आर्टिकल 51A के थ्रू, और भाग आपका 4A हो जाएगा। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। इसको भी देखिए कथनकरण है, वही तरीका यूज करेंगे हम लोग जो शुरू में यूज कर रहे थे। पहले हम लोग देखेंगे कथन, दोनों जो भी स्टेटमेंट है दोनों सही हैं या नहीं। भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है, ये सही है, बिल्कुल सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने अमेरिकी संविधान से लिया है, यानी दोनों तो पहले सही हो गए। अब लगाते हैं चूंकि और इसलिए, चूंकि और इसलिए। अब पढ़ते हैं इसको। चूंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, इसलिए भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। क्या ये दोनों आपस में जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मौलिक अधिकारों का अध्याय लेने से अमेरिकी संविधान, अरे भारतीय संविधान इतना लंबा हुआ है? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। इसका भी ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो यही मूल अधिकार USA से ली गई है। देखिए आपका यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो रहा है, आपके स्रोत वाला। अब अगला पार्ट है मुख्य प्रमुख भाग और आर्टिकल्स। प्रमुख भाग और आर्टिकल्स को हम लोग एक ही वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसको आपस एक साथ पढ़ेंगे तभी वो आपको ज़्यादा मेमोराइज होगा तरीके से। तो आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया, पढ़ाने का तरीका पसंद है, कुछ ऐड ऑन हुआ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।